लिखिएगा, बल और बल की दिशा में, बल और बल की दिशा में, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बात समझ में आया? ये बात समझ में आया जी? बल और बल की दिशा में क्या चीज? विस्थापन। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है और इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो बात बुझा रहा है? एक वस्तु है जिस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री पर लगा। अब इस वस्तु को और एक वस्तु को ऐसे रस्सी से बांध लिए, खींच रहे हैं। ऐसा नहीं बचपन में खेला है खेला? अरे कैसे? एक वस्तु को बांधे रस्सी से और ऐसे खींच रहे, वैसे ही खींच रहे हैं। तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर चलेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में? या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए, या क्या करिए कि फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए कौन सा डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? एफ कॉस थीटा। याद है? जिधर थीटा उधर। और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स का कंपोनेंट होगा? साइन थीटा। नई बात समझ में आया? एफ साइन थीटा। अब हमको चाहिए वर्क, तो वर्क के लिए क्या पढ़े? W बराबर, बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख लिए और डिस्प्लेसमेंट लिख लिए और इसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में क्या चीज? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? या तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, या विस्थापन और गुना बल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या है? तो बताइए, इस डायरेक्शन में विस्थापन कितना था? एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बताइए फोर्स कितना था? एफ कॉस थीटा। था या नहीं? अरे बात समझ में आया? अरे विस्थापन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वाला फोर्स कितना है? एफ कॉस थीटा। बात समझ में आया? इसको W बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को हटाकर डॉट एफ डॉट। नहीं बात समझ में आया? अरे कभी ऐसा पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट? अभी तो पढ़े हैं शाम में। ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? यदि हम इसी को डिस्प्लेसमेंट मान ले, इफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? dx हो जाए, छोटा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब क्या होगा? वर्क भी कैसा होगा? वर्क भी छोटा होगा। वर्क का नाम दे देंगे क्या चीज? dw। फोर्स तो ऐसा ही रहेगा, डॉट dx हो जाएगा। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? कुछ नहीं किए। डिस्प्लेसमेंट जब बड़ा रहेगा तो डेल्टा एक्स रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट यस बराबर क्या पढ़े थे? यस बराबर डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन। इसी को क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट बोलते थे या नहीं? तो यहां पर डेल्टा एक्स है, यहां पर dx है। जब छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा या वेरिएबल फोर्स रहेगा तो dx के लिए कांस्टेंट वर्क dw मान लेंगे और एफ डॉट dx करेंगे। कोई दिक्कत है? अरे बोलो जल्दी जल्दी। यस आई यूनिट बताइए। यस आई यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो। फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन और इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं?
जूल, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का बताए हैं, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, mlt-2 होगा जी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, पक्का? हमको तो लग रहा है वेक्टर है, तुम लोग को क्या लग रहा है, स्केलर? पक्का वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। हमको लगा गच्छेगा कि दो वेक्टर है तो वेक्टर है ना होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन में है, एक दिशा में, बताइए। मतलब दोनों के बीच का कोण कैसा हो जाएगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी, वस्तु भी बना देते हैं लोग, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो वर्क आपको निकाल कर दिखाना है। थीटा इज इक्वल टू कैसा लेना है, दोनों के बीच का कोण 0, तो वर्क बराबर क्या पढ़े थे, W बराबर एफ डॉट एस, है ना, तो एफ एस कॉस 0, मतलब कितना हो जाएगा, W बराबर एफ एस। अब कॉस का मान जो 0 पर मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, इसलिए ये वर्क भी कैसा है, मैक्सिमम। बात समझ में आया? केस जरा दूसरा देखिए, इधर देख लेगा। यदि इफ क्या हो जाए, फोर्स इज अपोजिट टू, समझना इधर, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट टू क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। बात समझे? विस्थापन के विपरीत डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। जैसे ये वस्तु था, डिस्प्लेसमेंट, वस्तु जा रहा है इधर, अब फोर्स लगाए हम इधर, नहीं, साइकिल चलाते हुए दोस्त जा रहा है उधर, हम पकड़ के खींचे इधर, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ दूर तक उधर चल जाएगा, और हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच का कोण कैसा, 180। तो W बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा होता है या नहीं, कॉस 180। कॉस 180 का मान कितना, कॉस 180 का मान -1। अब ये -1 वैल्यू जो होता है वो सबसे कम है कॉस का। कॉस का जो मान लाई करता है, मैथ में पढ़ा होगा, कहां से कहां तक, -1 से 1 के बीच, नहीं, या साइन का भी मान यहीं से यहीं के बीच रहता है, -1 से 1 के बीच। tan का मान नहीं रहता है, बात समझे, कुछ भी रहता है tan का मान। बात समझ में आया? अभी फिलहाल साइन कॉस से काम चलाइए, बाकी मैथ वाला सर तो बताए ही होंगे। ये बात समझ में आया? ये वर्क निगेटिव हो गया। केस तीसरा लिखिए। केस 3 में क्या देखेंगे, बात समझ लेना। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्या चीज, परपेंडिकुलर टू, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कैसा हो जाए, लंबवत हो जाए। यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री। जैसे हम लोग माथा पर एगो वस्तु को ले लिए, याद करिए, और इसको लेकर जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन, नहीं, बात समझे, ऐसा किया है ना जी, सामान को हाथ में लटका लिया, जा रहे हैं इधर, तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं वस्तु पर, इस डायरेक्शन में। जा रहा है वस्तु किधर, इस डायरेक्शन में, नहीं, बात समझा? अरे जैसे हमें पेन को हाथ में ले लिया, हमको लगाना पड़ रहा है फोर्स कहां, ऊपर की ओर। 5 केजी चावल ऐसे लटका लो या माथा पर रख लो और ऐसे जाएंगे, जाओ। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, नहीं, और फोर्स हमको धक्का लगाना पड़ रहा है कहां, फोर्स कहां लगा रहे हैं, ऊपर की ओर, और जा रहे हैं किधर, इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों के बीच का कोण कैसा हो गया, 90 डिग्री। बात समझ में आया? थीटा का मान कैसा हो गया, W बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा, थीटा के जगह पर रख दिए 90, तो वर्क बराबर कैसा आ गया,
नहीं आ गया, वर्क बराबर कैसा आ गया, 0। तो बात बुझाया तुमको या नहीं। अब इधर 3 गो सिचुएशन है, तीनों को एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास कर। बात समझ में आया। वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्क निगेटिव का मतलब क्या। कुआं देखा है, कुआं नहीं, पानी निकाला है कभी नहीं, बहुत सा लोग नहीं हो निकाला होगा, आधुनिक युग का बच्चा है। अरे सही बात है। अब आजकल कुआं मिलता कहाँ है। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, तो मेरा विद्यालय में था वही वो कुआं था। अब निकालना पानी है तो क्या करते थे, रस्सी के सहायता से बाल्टी को डाले कुआं में और ऊपर की ओर खींचे, तो मेरे द्वारा फोर्स किधर, ऊपर, और पृथ्वी उसी को, बात समझना, मजाक में नहीं लेना है। ये बाल्टी हो गया, ये रस्सी लगा हुआ है, रस्सी के सहायता से हम इसको कहां खींच रहे हैं, ऊपर, और खींच रहे हैं ऊपर, ये ऊपर की ओर जा भी रहा है, तब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता था बच्चा में, खींचे खिंचाइए नहीं रहा ना, बात समझे, रस्सी पकड़ के इसे बैठे हुए ना, बात समझे, अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, यही बात होता था। कोई दोस्त आएगा तो दोनों मिल के, अब समझना, जिस समय जैसे ही हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां और फोर्स भी कहां, दोनों के बीच का कौन कैसा, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। ये कैसा होगा, वर्क कैसा हो जाएगा, बात समझे। अब होता था कुछ दूर खींच लिए और ऐसे पकड़िएगा ना, पानी से बाहर निकाल कर बहुत भारी लगेगा, बहुत भारी लगेगा, उसको क्या करते थे, पानी में डुबा देते थे, उसके बाद पकड़ते थे, हल्का लगता था। ये भी बताएंगे बायनेंसी फोर्स में, उत्प्लावन बल फ्लूइड में पढ़ना है, अभी उस बात को छोड़ दीजिए। पानी में डुबा कर पकड़ ले रहते थे, नहीं तो ज्यादा बल से खींचना पड़ता। पानी को बाल्टी में डुबा दिए, अब समझना, हम बाल्टी को जाने दिए नीचे और हम फिर भी पकड़ के धीरे धीरे जाने देंगे, छोड़ देंगे तो बाल्टी पर रस्सी के साथ नीचे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो उसको हम फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन बाल्टी जाने दिए कहां तक, यहां पानी था तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर ना, बात समझे। अरे कुछ दूर खींच लिए, उसके बाद क्या है, खिंचाइए नहीं रहा है, तो पकड़े रहना चाहिए वहीं पर, लेकिन सुविधा क्या देखे कि पानी में बाल्टी डूब जाएगा तो फोर्स हमको कम लगाना पड़े, इसलिए पानी को बाल्टी में जाने दिए, उसके बाद पकड़े रहे। तो जब तक ये बाल्टी नीचे की ओर जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कहां, हम फोर्स कहां लगा कर रखे, दोनों के बीच का कोण कैसा, 180 डिग्री। तो वर्क कैसा, बात बुझाया। निगेटिव वर्क का मतलब समझ में आया कि यदि हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और बाल्टी कहां जा रहा है, नीचे, नहीं बात समझे, तो फोर्स कैसा वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। और एक तरह से सोच सकते हैं, मान लेते हैं ऐसा तो है नहीं कि कोई और बल लगा नहीं रहा था इस पर, एक हम भी लगा रहे थे और एक पृथ्वी भी नीचे से खींच रही थी। हम खींच रहे थे बाल्टी को कहां, ऊपर, अब पृथ्वी खींच रही थी कहां, तब पृथ्वी द्वारा वर्क डन, समझना, पृथ्वी का फोर्स कहां है, नीचे, और खींच रहे हम बाल्टी को ऊपर की ओर, तो फिर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां, तब पृथ्वी का वर्क डन कैसा, निगेटिव, क्योंकि फोर्स कैसा हो गया, मेरे द्वारा वर्क डन पॉजिटिव। बात समझना, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, नहीं बात समझ में आया, तो दोनों के बीच का कोण 0, तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन उसी समय, जिस समय ऊपर की ओर खींच रहे थे, बात समझो, जब वस्तु को कहां खींच रहे थे, ऊपर की ओर खींच रहे थे, तब पृथ्वी कहां खींच रही थी, mg फोर्स से, तब पृथ्वी द्वारा वर्क डन, तब पृथ्वी का फोर्स और गुना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स कैसा, नीचे, पृथ्वी का फोर्स, तब पृथ्वी द्वारा वर्क डन कैसा, बात समझ में आया। जिस समय हम पॉजिटिव वर्क कर रहे थे उसी समय पृथ्वी कैसा वर्क कर रही थी, निगेटिव। और वही केस जब बाल्टी को हम पानी में जाने दे रहे थे ना, बात समझे, ऊपर से बाल्टी को धीरे धीरे कुआं में डाल रहे थे, तो हम भी फोर्स लगा कर रखे, धीरे धीरे ना जाने दिए, एक छोड़ दीजिएगा बाल्टी नीचे चल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे जाने दिया, हाथ से पकड़ पकड़ कर, तो हम फोर्स फिर भी लगा रहे हैं कहां, ऊपर, लेकिन बाल्टी कहां जा रहा है, नीचे, तो वर्क डन मेरे द्वारा कैसा, निगेटिव।
कैसा, और उसी समय पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही थी, बाल्टी भी नीचे जा रहा था, तो वर्क डन कैसा, पृथ्वी का वर्क डन कैसा हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, केवल ये पॉजिटिव और निगेटिव जो वर्क हो रहा है ये बात बता रहा है कि यदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे तो वर्क पॉजिटिव, और यदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो वर्क डन कैसा, पक्का, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। और जब भी दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे किसी वस्तु को हम ला रहे हैं कहीं से, यहां से अभी बैग को उठाइएगा, हाथ में से टांगिएगा, जा रहे हैं, तो आपके द्वारा वर्क डन कैसा, जीरो। फोर्स लगाए हम ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का कोण कैसा, उसमें कोई वर्क नहीं होगा। यहां पर जो हम लोग को पढ़ना है केवल और केवल मैकेनिकल वर्क पढ़ना है, वैसा वर्क नहीं पढ़ना है जिसमें किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। बात समझे, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम लोग मान कर चलेंगे वो वर्क नहीं कर रहा। जैसे हम इतना भूख रहे हैं, कोई काम नहीं, ये वर्क के अंतर्गत नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरे बोलने से किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए जो यहां पर वर्क पढ़ रहे हैं, इस वर्क के अंतर्गत हम लोग वैसा वर्क नहीं कभी कंसीडर करेंगे जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कहेंगे वर्क हो सकता है, और यदि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर वर्क डन कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन भी नहीं है, देखिए क्या कह रहा है। ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव along z axis of a coordinate system is subject to a constant force F is equal to, यह फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है -I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन। बात समझे, ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। वेयर I कैप, J कैप, K कैप आर यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis of system respectively. What is the work done by this force in moving the object, the body a distance of 4 meter along z axis? बोला कि इस फोर्स के लगने से वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कौन सा एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग, कितना मीटर, 4 मीटर। जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, के कैप। तो निकालना है क्या चीज, वर्क। W बराबर क्या चीज, एफ डॉट एस, एफ का वैल्यू रख दीजिए -I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, इसका डॉट करेंगे कितना से, के कैप से। डॉट प्रोडक्ट में नहीं बताए थे, आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट से, जिसमें है ये नहीं है मतलब 0 आई कैप होगा, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के कोएफिशिएंट से, और के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप से, हो गया। इसमें क्या करना है, 12 जूल। के डॉट के का वैल्यू बताए थे ना 1, आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे का वैल्यू 1, लिख लीजिए। बोलो, आई डॉट जे का वैल्यू कितना, आई डॉट जे का वैल्यू कितना, 0, जे डॉट के का वैल्यू, डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0 और सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट कितना, 1। डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0 और सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट कैसा। अब हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं, एनर्जी। लिखिए, सब लोग जानता है डिफिनेशन, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा। किसको कहते हैं, हाँ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लिख लो, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग ए वर्क
डूइंग ए वर्क इज कॉल्ड, डूइंग ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितना ज्यादा काम कर रहा है समझो उतना ज्यादा एनर्जी है। बात समझ में आया? जितना ज्यादा जो व्यक्ति काम कर रहा है इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी क्या है? जो कम काम कर रहा है इसका मतलब है उसके पास एनर्जी कम है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्या लिखें बताइए? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होता है। बात समझे? तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट एसआई यूनिट लिखे हैं, क्या हो जाएगा? वही जूल जो वर्क का था। डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? जो वर्क का था ml2t-2। और ये भी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? अब सबसे पहला डाउट आता है कि जब सब कुछ सेम है तो इसको अलग क्यों कर रहे हो? इसको भी वर्क में मिला दीजिए। यही मुख्य समस्या का जड़ है इस चैप्टर ना। बात समझे? समस्या का जड़ यही है कि दोनों सब कुछ वाइज सेम है, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, स्केलर क्वांटिटी दोनों है। तो अब एनर्जी क्या होता है और वर्क क्या होता है? देखिए इसको ठेठ भाषा में समझिएगा। तो एनर्जी मतलब हुआ कि स्टोर करके रखे, और वर्क का मतलब हो गया एक वस्तु से एनर्जी दूसरा वस्तु में डालो। नहीं बात समझे? वर्क एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एनर्जी एक वस्तु से निकलकर कहां जाता है? दूसरे वस्तु में जाता है। उसको क्या कहते हैं? वर्क। एनर्जी कोई भी वस्तु में है, अलग अलग फॉर्म से एनर्जी रखे हुए हैं। जैसे हम खाना खाए, एनर्जी रखे हुए हैं, उससे एक बाल्टी पानी लिए छत पर पहुंचा दिए। नहीं बात समझे? तो हम करेंगे क्या चीज? वर्क। किस पर वर्क करेंगे? बाल्टी वाला पानी पर। उससे क्या होगा? वो अपना एनर्जी बढ़ाएगा। एनर्जी का जो एक दो गो फॉर्म है वो सीख लेते हैं। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? टाइप्स ऑफ एनर्जी। कितना? टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऐसे मुख्य रूप से एनर्जी दो प्रकार का। एक को कहते हैं क्या चीज? क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी। और एक को कहते हैं, पहले लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? एक को कह दिए स्थितिज ऊर्जा और दूसरा को कह दिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा। ऐसा मत समझना कि यही दो प्रकार है, अभी प्रकार तो और भी है। अभी फिलहाल दो गो हम एनर्जी का प्रकार पढ़ लेते हैं। एक को कहेंगे क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हेडिंग लगा लीजिए। द एनर्जी एसोसिएटेड in an object due to its motion is known as क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। देखिए, देखिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण किसी वस्तु में
उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला याद होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर, याद है क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े थे? इसको शॉर्ट में हम लोग के ही लिखेंगे। बात समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा क्या चीज? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी क्या है? स्पीड या कहिए वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी वस्तु का क्या चीज? वेग। बात समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जब तक कोई वस्तु चलेगा नहीं तब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहे। बात समझे? जब तक वो चल रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, और यदि वो रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कैसा? जीरो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? एक हम लोग पढ़े थे मोमेंटम, याद है? किसको कहते हैं मोमेंटम? कितना लोग बता सकते हैं? हाथ खड़ा करिए। मोमेंटम, संवेग। बस बताओ बाबू, आप बताइए। हाँ बताइए। हाँ, क्या पढ़े थे? मास और वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। तो यहां पर दोनों के बीच रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन बिटवीन किसके किसके? रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, सबसे बड़ा समस्या मोमेंटम कैसा है? वेक्टर। काइनेटिक एनर्जी कैसा है? स्केलर। लेकिन यहां पर मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे, डायरेक्शन का बात नहीं सोचेंगे। क्या पढ़े थे? मोमेंटम बराबर पी बराबर पढ़े थे एम वी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़े? हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं बात समझे? ये दोनों बात जानते हैं? इस दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। बताइए क्या करेंगे? इसको देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या करें? मोमेंटम लाना है इसमें, अपने मन से मास से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे। मास से मास कट गया तो दिक्कत है, लेकिन फायदा क्या मिला? जो देखिए, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। हुआ या नहीं? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? तो अरे हुआ, बात बुझाया। अब इसको क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी का होल स्क्वायर और बाई एम। एम से एम को काट देते हैं, काट दें। कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है कि सही है कि गलत है? ये गलत है काटा हुआ? सही है कि गलत है काटा हुआ? कितना लोग कह रहा है गलत है, कितना लोग कह रहा है सही है? सही वाला हाथे नहीं खड़ा करेगा। अरे कैसे काटेगा जाएगा? इस बार स्क्वायर है, इसको हमसे काट देंगे। बुड़बक कहीं का, काट दिया था। हाँ सर सही है। बुड़बक है तुम लोग, कहां से आया है हमको यह नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैथ का फंडामेंटल रूल नहीं मालूम। क्या हो जाएगा? इसके जगह पर पी स्क्वायर रख दें, एम बी के जगह पी रख दिए, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। यही रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। या P बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? देखोगे इधर P बराबर, तो पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट। होगा या नहीं? या तो दोनों एक ही रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलिए तो मोमेंटम का स्क्वायर बटा
2m, या फिर मोमेंटम बराबर बोलिए तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ? इफ मोमेंटम इज if momentum is increased by 100%, then find the percentage increase in kinetic energy। यदि मोमेंटम को 100% से बढ़ा दिया जाए तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखो क्या कह रहा है, पहले मान लिए, लेट कर लिए, माना कि क्या चीज, या कंसीडर कर लिए क्या चीज, कंसीडर इनिशियल मोमेंटम। क्या को बढ़ाया था, मोमेंटम को ना। इनिशियल मोमेंटम कैसा, मान लेते हैं P, तो इसको 100% बढ़ाने के बाद मोमेंटम 100% इंक्रीज करने के बाद, नहीं बात समझे, तो आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम बोलिए, अभी ऐसा नहीं किया है, P प्लस P का 100%। प्रतिशत का मतलब होता है 1 में 100, प्रतिशत को हटाकर 100 1/100 करिए, या 100 से कहिए डिवाइड कर देंगे, प्रतिशत को हटाकर तो कट गया, कितना हो गया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। नहीं कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना मान ले हम, चलो E मान ली, पक्का। अब रिलेशन अभी पढ़े थे, अरे रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, मास तो कांस्टेंट है, नहीं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे E बराबर तब p²/2m, और फाइनल, ये इनिशियल वाला है, बाद वाला ये इनिशियल के ई माने थे फाइनल के ई। अरे बात बुझा रहा है या नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो जल्दी, E2 बराबर या E1 बराबर कुछ मान लीजिए, कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम रखेंगे तो फाइनल मोमेंटम हो गया 2p²/2m, नहीं हो गया। और बात समझ में आया। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं, इनिशियल को माने थे E, फाइनल को माने थे E1। बताइए ये आ जाएगा p²/2m, p² कैसा 2m, और ये आ जाएगा 4p²। कहां कुछ किए, अरे मोमेंटम का E के जगह पर रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए। लोल कहीं का परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं बनता है तुम लोग से। बोलो क्या हो जाएगा, p²/2m और ये 2m/4p, नहीं ये किसका वैल्यू आ गया, या इसको लिखिए रेशियो। नहीं बात समझ में आया। और यहां पर E1 भी है, अब E/E1 का वैल्यू कितना आ गया 1/4, तो E1 का वैल्यू 4E। नहीं ये फाइनल वाला आया, इनिशियल वाला कितना था E। परसेंटेज चेंज पूछा है, बनाना 5 पेज में बनेगा। परसेंटेज चेंज या इंक्रीज, इंक्रीज किसको कहेंगे, इंक्रीज फाइनल और माइनस इनिशियल। तो फाइनल आ गया 4E और इनिशियल था E,
कितना आ गया 3। तब परसेंटेज इंक्रीज, लाभ बराबर कभी पढ़ा था प्रॉफिट बराबर परसेंटेज प्रॉफिट, नहीं पढ़ा? क्या चीज? लाभ गुना 100, अरे ऐसे ना पढ़ा था? और बटा कराय मूल, कराय मूल मतलब इनिशियल। सबसे पहले क्या बोला? मोमेंटम बढ़ा रहा है। मोमेंटम 100% का मतलब होता है ना सीधे दुगुना हो जाए ना, बात समझे? 100% का मतलब यही होता है। जैसे 1 रुपया का सामान 2 रुपया में बेचे तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपया का, लेकिन परसेंटेज लाभ कितना हुआ? 100%। ना बात समझे? 1 रुपया का वस्तु 3 रुपया में बेचे तो लाभ कितना हुआ? 2 रुपया, लेकिन परसेंटेज लाभ 200%। बात समझ में आया? 200% लाभ का मतलब यही होता है कि 1 रुपया का वस्तु है उसको 3 रुपया में बेच रहे हैं, 100 रुपया का वस्तु है उसको 300 रुपया में बेच रहे हैं, या 1000 का वस्तु है उसको कितना में बेच रहे हैं? 3000 में बेच रहे हैं। बात समझ में आया? तो कहा कितना? 100% बोले या कहे मोमेंटम दुगना हो गया, दोनों बात एक ही है। या तो कहे 100% या तो कहे क्या चीज? 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इसका दोनों का मतलब सेम है। दुगुना का मतलब यदि शुरुआत में वैल्यू था P तब बाद में हो गया 2P। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी मान लिए E, बाद का काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, है ना? अब सबसे पहले दोनों जिसके जिसके बीच पूछा इसका रिलेशन खोजेंगे। तो क्या पढ़े थे? काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। नहीं, मास के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसको कांस्टेंट मान, क्या मान लेंगे? अब बचा क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। नहीं, और जब भी ऐसा आ जाए तो इसको लिख सकते हैं Ke1 बटा Ke2 बराबर P1 बटा P2। ये बात बुझाया? अब रख दो वैल्यू, हो गया आंसर। मतलब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे आप। पहले एनर्जी था कितना? E, बाद में कितना हो गया? E1। पहले मोमेंटम P, बाद में कितना? E1 बराबर कितना आ गया? 4P, 4E। नहीं, अरे बुझाया कैसे? कि अभी भी नहीं बुझाया? अरे क्या किए जो समझ में आया? बोला मोमेंटम कितना गुना हो गया? 2 गुना, या 100% बढ़ गया। यदि बोलता 200% बढ़ गया इसका मतलब इसका 3 गुना हो गया। यदि कहता 300% बढ़ गया मतलब हो गया 4 गुना। नहीं, बात समझ में आया? 100% का मतलब 2 गुना, 200% का मतलब हो गया 3 गुना, और 300% का मतलब हो गया 4 गुना। बात समझ में आया? तो हम कर दिए इनिशियल मोमेंटम P, फाइनल मोमेंटम 2P। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लिए E, और बाद वाला मान लिए E1 या E2 कुछ भी। तब अब यहां पर रिलेशन था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच, ये जो कांस्टेंट था कांस्टेंट को हटाए और बराबर लगाए, उसके जगह पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिए। बात समझ में आया? और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे तो इस तरह से उसका संबंध बना लेते हैं कि इसका 1 1 वैल्यू रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे तो 1 1 ऊपर में और 2 2 नीचे में। यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, जैसे मोमेंटम कांस्टेंट रहता, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता। मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर m2 बटा m1। ये बात समझ में आया? और बात बुझाया? यहां नीचे था तो इधर पलट दिए, यहां ऊपर था तो 1 वाला को ऊपर रखे, 2 वाला को नीचे रखे। अरे बुझा रहा है? अरे बुझा रहा है या नहीं? जब 1 वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, दोनों ऊपरे रहे, तो 1 ऊपर 1 ऊपर, 2 नीचे 2 नीचे। लेकिन जब उल्टा रहे तो इसका उलट देंगे, E1 बटा E2 इधर पलट देंगे, E2 बटा E1। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तब, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तब। बात बुझाया? अब जैसे ही रखे दोनों का वैल्यू तो डायरेक्ट देखो आ गया E1 बराबर, अभी बता रहे थे कि 100% का मतलब 2 गुना, 200% का मतलब 3 गुना, ये हो गया 4 गुना। इसका मतलब कितना प्रतिशत बढ़ा? 300। नहीं हो गया? अरे हुआ।
100% का मतलब 2 गुना, 200% का मतलब 3 गुना, और 300% का मतलब 4 गुना है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा? पूछता कितना गुना हो गया, तो यही कहते 4 गुना हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ा? नहीं हो गया, इसका मतलब है डायरेक्ट निकालेंगे कितना प्रतिशत? 300%। कितना प्रतिशत? बात समझ में आया? नहीं तो फिर जैसे निकाले चेंज, पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किए और उसको लाभ बराबर फॉर्मूला लगा दिए, जो आ गया वही पर परसेंटेज हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है?